अभी तक हम जो भी खेती करते हैं उसमें ऐसा करते हैं कि एक पूरे खेत में एक ही फसल हमने लगा दिया। एक फसल केवल आप एक ही फसल लगाओगे तो जमीन का जो पोषक तत्व है उससे पूरा नहीं होता है। अगर हम कई फसल एक साथ लगाते हैं तो कुछ पोषक तत्व गन्ने ने दे दिया, कुछ हल्दी ने दे दिया, कुछ दूसरा जैसे हमने इसमें कंद वाली फसलें लगाई तो तीनों आपस में एक दूसरे को पोषक फसल है तो आपने उसका फल निकाल दिया। फल निकालने के बाद जो भी फसल है अवशेष है उसको आप काटो और जमीन में ही ऐसे छोड़ दो। तो जमीन की जो भी जरूरत है, नाइट्रोजन की है, फास्फोरस की है, पोटास की है, वो सारी अपने आप पूरी कर देती है। क्या इसी को मल्चिंग बोलते हैं? मल्चिंग ये नहीं होता। मल्चिंग होता है कि आपने मिक्स कर दिया, वो मल्चिंग नहीं होता। जैसे खेत को आपको खुला कभी नहीं छोड़ना है, खेत को हमेशा आपको ढक के छोड़ना है। ढक के क्यों छोड़ना है? क्योंकि ये जमीन है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, जो कि उस खेत को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो अगर आप उसको छाया नहीं दोगे तो बाहर की जो धूप है उससे सारे बैक्टीरिया और ये कीटाणु मर जाएंगे। तो आपके जमीन को जो पोषक तत्व दे रहा था कीटाणु या बैक्टीरिया वो तो मर गए, फिर आपकी जमीन तो बंजर हो जाएगी। इसलिए हमें जमीन को हमेशा ढक के रखना चाहिए। जैसे ये घास है तो ये घास भी जमीन को पोषक तत्व प्रदान करती है। हम अभी तक करते क्या है, घास हमने काटा उसको बाहर फेंक दिया। हमें घास तो में नुकसान करती है ना, घास उसका पोषण ले लेती है। नहीं, घास उसका पोषण नहीं लेती है। घास क्या है, घास को ऐसा करना चाहिए कि घास को फसल के ऊपर तक मत आने दो आप। घास फसल के नीचे रहे तो ठीक है, वो आपस में एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती है, मदद करती है। बस घास जब फसल के ऊपर आती है तो उसको प्रकाश और हवा नहीं मिल पाती, तो अगर ऐसा कंडीशन है तब आप घास को काट सकते हो। लेकिन अगर घास फसल के नीचे है तो फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। आप जो भी घास वगैरह निकालते हो, अगर निकालते भी हो तो उसको खेत में ऐसे ही छोड़ दो। खेत में जो कार्बन कंटेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, वो घास खेत को वापस कर देती है। तो आपको बाहर से कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा भैया, मैंने सुना है कि जैसे कि पौधे लोग का क्या होता है, खाना बोलते हैं प्रकाश होता है और हवा होती है, पानी होता है, खाद होती है। तो ये कैसे कैसे आपने जब ये अपने अलग से खेती शुरू किया तो उसको कैसे कैसे अपने इसमें लेके आया है अपने मॉडल में जो आपने बना के रखा है खेती का? देखिए, इसमें क्या है, जैसे हम भी हैं तो हमको भी रहने के लिए, सांस लेने के लिए जगह चाहिए। अगर वो जगह कम है तो हम ठीक से रह नहीं सकते, हम ठीक से सांस नहीं ले सकते। जैसे कि हम एक कमरे में हैं, एक कमरे में 10 लोग हैं तो आराम से सांस ले सकते हैं, हवा आएगी, सब कुछ आराम से होगा। लेकिन उसी कमरे में अगर 50 लोगों को रख दिया जाए तो उसमें वो सांस नहीं ले पाते, बहुत गर्मी होती है, बहुत परेशानी होती है। यही सेम प्रिंसिपल खेती में भी लागू होता है। क्या होना सही प्रिंसिपल क्या है कि एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, ताकि उनकी जड़ें जमीन के अंदर भी विकास कर सके और वो पौधा बाहर से भी अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से फैल सके, आपस में दो पौधे टकराए नहीं। ये हो गया दूरी का नियम। इसको कैसे तय करेंगे कि कितना फैलना है, कैसे जब भी आप कोई पौधा लगाते हो तो एक पौधे को देख लो कि वो कितनी दूर तक फैलता है। अलग से लगा के एक पौधे को देख लिया कि कितनी दूर तक वो फैलता है, तो उसके हिसाब से आप तय करो कि ये पौधा इतनी दूर तक फैलता है तो दूसरा पौधा भी इतनी दूर तक फैलेगा। तो क्या फिर जब हम प्लान करेंगे, जब मकान के नक्शे की तरह खेती का नक्शा बनाएंगे तो क्या दूरी को फिर कैलकुलेट करके क्या मकान जैसा नक्शा इसमें बनाने का? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। अभी जैसे हम खेती करते हैं तो बिना कुछ सोचे हम बीज डाल देते हैं, खाद डाल देते हैं। अभी आपको क्या करना है, खेती करने से पहले एक बार आराम से बैठ के सोचना है और आपको ये सोचना है कि किस तरीके से आपको इस खेत में किस जगह पे क्या लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है। और अगर आप अलग अलग फसलों को एक साथ लगा रहे हो तो एक फसल का ऊंचाई कितना है, दूसरी फसल की ऊंचाई कितनी है, इस हिसाब से हमें पूरी प्लानिंग करनी होती है। अगर प्लानिंग अच्छे से होगी तो ये फसल का उत्पादन अच्छे से होगा। तो जैसे कि प्रकाश का फिर कैसे ध्यान रखते हैं, मतलब कोई डायरेक्शन से प्रकाश कम आता है, कोई डायरेक्शन से प्रकाश ज़्यादा आता है? क्या जैसे हम वास्तुशास्त्र पढ़ते हैं घरों के नक्शों में, कि हम इसी तरह से वास्तुशास्त्र लगाते हैं कि किधर से हवा आएगी, किधर से प्रकाश आएगा, पानी किस तरह से निकला, तो पूरा उसको उस तरीके से वास्तुशास्त्र समझ के भी क्या खेती करना चाहिए? देखिए, वास्तुशास्त्र तो इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ प्रकृति का नियम होता है। जैसे आप इस जगह पे है और इस जगह पे आपको पता है कि पूरब से पश्चिम की तरफ ज्यादा हवा चलती है, तो आप गन्ना ऐसे लगा रखते हो तो गन्ने का कॉलम आपने ऐसे ऐसे लगा रखना है तो हवा ऐसे बहेगी तो पूरे खेत में जाएगी। लेकिन एक किया कि पूरा इधर है, पश्चिम इधर है, आपने गन्ने का कॉलम ऐसे ऐसे लगा दिया, ऐसे ऐसे, तो क्या है कि हवा पूरी तरीके से पास नहीं हो पाएगी। तो पूरा ये जमीन है, ठीक है, तो जमीन के अंदर आप कंद वाली फसलें ले सकते हैं। जैसे गाजर लगा दिया, मूली लगा दिया, आलू लगा दिया, तो जमीन के अंदर ही प्रोडक्शन ले रहे हो आप। टमाटर लगाया तो टमाटर जमीन से थोड़ी ऊपर होता है तो आपने थोड़े ऊपर ही प्रोडक्शन ले लिया। गन्ना लगा दिया तो गन्ना 7 से 10 8 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है, तो 7 से 8 फीट तक भी कुछ प्रोडक्शन हो रहा है आपका। आपने पपीता लगा दिया, पपीता 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे प्रोडक्शन देता है। आपने जैसे कोई पेड़ लगा दिया, आम का पेड़ लगा दिया, तो वो 25 से 30 मीटर या 40 मीटर तक भी प्रोडक्शन देता है।
इसका क्या मतलब है कि आप जमीन के नीचे से लेकर 40 फीट ऊंचाई तक इस जमीन को यूज करके वहां से उत्पादन ले एक ही सकते जगह हैं। पे, एक ही खेत में, मतलब एक जो ही अभी खेत तक हम में। एक उगा रहे थे कि पूरे खेत में चाहिए, अब उस खेत को सही से काट करके हम हाँ। जमीन के नीचे से लेके जमीन के 40-50 फीट तक हम ऊंचाई तक मतलब पड़ा। वो लेआउट बनाओ तो एक ही खेत में आप साल भर में 10 से 15 फसलें ले सकते हो। इस पूरे सिस्टम से आप अगर काम करेंगे तो आपकी आमदनी ज्यादा होगी। इस हल्दी को हम क्या करेंगे, जैसे ये थोड़े बड़ा हो जाएगा, इसके बीच में जो जगह है इसमें हम कुछ अलसी लगा देंगे। तो ये फसल निकालने से पहले ही वो अलसी का पेड़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और ये पत्तियां सूख के नीचे गिर जाएंगी। फिर क्या है कि इस हल्दी को हम निकाल लेंगे और हल्दी को इस तरीके से निकालेंगे कि इसका मेन जड़ जो है जमीन में ही रह जाए। तो हमें दोबारा हल्दी बोने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमें ना तो लेबर की जरूरत पड़ी, ना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ी। हल्दी अपने आप लगी हुई है और हमने एक फसल की हल्दी निकाल ली, तो मेहनत कम हुआ। इसी तरीके से गन्ना है, एक बार हमने गन्ना लगा दिया, अब इसको जड़ छोड़ देंगे, ऊपर से तना काट लेंगे। इस तरीके से 5 साल तक ये गन्ना ऐसे ही चलता रहेगा। प्लानिंग में करते प्लानिंग अच्छे से करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे आपने ऐसे कॉलम बना रखे हैं, इसमें यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं जगह छोड़ा है, हमने दिखा दीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक की जगह छोड़ा है ताकि ट्रैक्टर यहाँ से ऐसे घूम सके। अगर हमने ये जगह नहीं छोड़ा होता तो ट्रैक्टर नहीं घूमता। इसका मतलब प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी होगी आपसे। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और ये सब प्रोसेसिंग पैकेज करके बेचने में भी कुछ स्कोप है क्या? वही बात बता रहा हूँ भैया, अगर आप इससे जो उत्पादन हुआ उसको डायरेक्टली आप मंडी में बेचोगे, 5 से 6 लाख रुपए निकाल सकते हो एक एकड़ में, एक साल में। लेकिन आपने बहुत छोटी छोटी मशीनें ले ली, जैसे आप धान डायरेक्टली मार्केट में बेच लेते हो, तो धान को आपने छोटी सी मशीन ले ली, उससे धान से चावल बना लिया, उसको पैक करके मार्केट में बेचा। तो धान आप जो 200-2000 रुपए कुंटल बेचते थे, अब वो 40,000 रुपए कुंटल बिकेगा। तो इसके लिए आपको किसान विकास केंद्र होता है, हमें बता देंगे, आप उनसे कॉल करोगे तो आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी, चाहे बीज हो, अगर आप बीज हो रासायनिक खेती से आप ऑर्गेनिक में आना चाहते हैं तो उसमें हेल्प करेंगे। आपको कोई लोन चाहिए तो उसमें हेल्प तरीके से खेती होती है सीखे, और क्या बोलते हैं अपने घरों में जाके इसको अप्लाई करें, ताकि जो माइग्रेशन हो रहा है गांव से शहर की तरफ वो रुके और हमारे जो किसान जो अभी उसको 3rd लेवल का मानते हैं, किसान प्रथम हो जाए। दोस्तों नमस्कार,